नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे संसद के बारे में। जो संसद हमारा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 5 के अंदर, संविधान का भाग 5 और इसके अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद की संरचना, उसका गठन और उसके कार्यकाल इत्यादि के बारे में इसका वर्णन है। अब देखिए, हमारे देश के अंदर संसद को संसद के नाम से जानते हैं, जबकि जापान के अंदर संसद को डाइट के नाम से, रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से और जर्मनी की संसद को बंडेस्टे कहा जाता है। तो इस प्रकार संसद के अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में इसको जाना जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 79 जो है ये संसद का गठन करता है। मतलब अनुच्छेद 79 के अंदर किसका वर्णन है? संसद के गठन का। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है और संसद देश की कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। अब इसके अंदर अंग देखिए, लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। अब देखिए, संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सदन देखिए 2 सदन होते हैं इसके, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अब इसमें लोकसभा जो है इसको तो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन व द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है और ये वरिष्ठों का सदन के नाम से भी जाना जाता है। यानी राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। अब इसके घटक देखिए, संसद के 3 घटक होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अभिन्न अंग या घटक होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक, कानून या अधिनियम का रूप लेता है। अब देखिए, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा की संरचना होती है। राज्यसभा की संरचना, क्योंकि राज्यसभा वरिष्ठ है, वरिष्ठों का अंग है, ये सदन है और इसलिए अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा की संरचना। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये कब की गई थी? 1919 के एक्ट में। 19 2 बार आ रहा है, तो ये द्विसदनात्मक जो होता, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? ये 1919 में हुई थी। राज्य परिषद एक होती है, पहला अंग तो इसका कौन सा होता है? राज्य परिषद, उच्च सदन, और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, निम्न सदन। 1954 में राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया। ये राज्यसभा नाम दिया था 1954 में। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य 245 हैं। अब राज्यसभा का चुनाव देखिए, अनुच्छेद 80(4) के अंदर चुनाव होता है। 80(4) में क्या होता है? चुनाव इसका आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसी पद्धति से। राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ना, एमएलए, वो भाग लेते हैं। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इसमें जनता भाग नहीं लेती है और अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। इसका राज्यसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। संसद द्वारा विधि बनाकर 2003 से समाप्त कर दिया इसको। अनुच्छेद 81 में देखिए, अनुच्छेद 81 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, जिनमें निर्वाचित 238 एवं मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? मनोनीत 12 सदस्य। राज्यसभा के अंदर निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा में निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। निर्वाचित सदस्य 28 राज्यों से, जो 255 सीटें, 225 सीटें, कितनी हैं? 225 सीटें, जिनमें से उत्तर प्रदेश से 31 सीटें, महाराष्ट्र से 19 सीटें, तमिलनाडु से 18 सीटें और बिहार से 16 सीटें, है ना। इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश से कुल 8 सीटें होती है। दिल्ली की 3 सीटें, पुडुचेरी की 1 सीट और जम्मू कश्मीर की 4 सीटें हैं। अनुच्छेद 83 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य निम्न आधार पर होंगे। मनोनीत सदस्य इसमें 12 होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के आधार पर। किस किस के आधार पर? क्रम से याद रखेंगे इनको, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।
साविकसा, साविकसा। ये प्रावधान किस देश से लिया गया था राज्यसभा का? ये 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, और नीति निर्देशक तत्व जो थे हमारे संविधान में वो भी आयरलैंड से ही लिए गए। अब देखिए अनुच्छेद 80(2) के अंदर राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 के उपबंधों के अनुसार होगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि किसकी जनगणना के अनुसार? 1971 की जनगणना के अनुसार ही उसी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया जाता है। 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2026 तक, कब तक? 2026 तक सीटें यथावत रहेंगी। राजस्थान की राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 10, और उड़ीसा की राज्यसभा सीटें भी 10 है, यानी राजस्थान और उड़ीसा की सीटें एक समान है। आपसे वहाँ जो प्रश्न आजकल के पूछे जाते हैं ना, उनमें इसी प्रकार से दिया जाता है कथन और कारण में कि उड़ीसा और राजस्थान की सीटें एक समान है, तो आप करेंगे यस। 10 सीटें हैं। 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, शेष 5 भाग नहीं लेते क्योंकि वह स्वयं की विधानसभा नहीं रखते हैं। भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जो राज्यसभा की एक एक सीट रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1 सीट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम एवं गोवा। जो ये हमारे 7 बहनों का प्रदेश है, अद्वयम त्रिनय में, अद्वयम यानी असम और अरुणाचल, मैत्रियम मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, और त्रिनय, त्रि से त्रिपुरा, नय से नागालैंड। ये 7 महीनों का प्रदेश पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, तो इनमें एक एक सीट है। यहाँ 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राज्यसभा की एक एक सीट रखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया इसमें। अब देखिए, भारत के सभी 28 राज्य राज्यसभा का चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 80(5) के अंदर राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 ही, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर, राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, शेष 5 भाग नहीं लेते। प्रथम राजस्थानी जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे, कौन थे वो? नारायण सिंह माणकलाल। पहले राजस्थानी व्यक्ति जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, मनोनीत हुए, वो थे माणकलाल। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, नरगिस दत्त 1980 में। राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा की सांसद शारदा भार्गव थी 1952 में, जो कांग्रेस से हुई थी। राजस्थान से सर्वाधिक 3 बार राज्यसभा की सांसद बनने वाली महिला शारदा भार्गव। शारदा भार्गव कितनी बार बनी थी? 3 बार। राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा के सांसद बनने वाली व्यक्ति कौन थे? रामनिवास मिर्धा, जो 4 बार बने थे। जसवंत सिंह भी 4 बार बने थे। अब देखिए, राज्यसभा के विशेष अधिकारों को उल्लेख अनुच्छेद 249 में, कई बार पूछा इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने, कि अनुच्छेद 249 जो कहता है हमारा कि यदि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्यसभा विशेष बहुमत से 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और एक है अनुच्छेद 312। कौन सा है? अनुच्छेद 312। यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यह बनाया गया कानून अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होता है। अब देखिए, अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना। 81 के अंदर क्या है? लोकसभा की संरचना। मूल रूप से लोकसभा में 500 सीटें थी, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी। 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। ये 545 कब करी थी? 31वें संविधान संशोधन 1973 में। 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन का संबंध लोकसभा की सीटों में वृद्धि से है। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि 7वां और 31वां संविधान संशोधन का संबंध, तो इन दोनों के अंदर ही लोकसभा की सीटें बढ़ी थी। 7वें में तो 500 से 525 करी थी, जबकि 31वें में क्या 525 से 545 की गई। लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 यानी 543 + 7 हैं, या 530 + 20, इस तरीके से दोनों में से, अर्थात 530 राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से। अधिकतम वर्तमान में 543 सीटों में से 524 राज्यों से हैं तथा 19 संघ शासित प्रदेशों से हैं। लोकसभा की सीटें 543 हैं।
दो एंग्लो इंडियन भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता था इसके अंदर। राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 हैं तथा आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें भी 25 हैं, यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश की सीटें भी दोनों एक समान है 25-25। असम और झारखंड की लोकसभा सीटें भी एक समान है 14-14। असम और झारखंड के अंदर भी 14 सीटें हैं लोकसभा की। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा दमन और अरुणाचल प्रदेश, इनकी भी लोकसभा सीटें एक समान है 2-2 है। त्रिपुरा की, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा दमन और अरुणाचल प्रदेश, इनकी लोकसभा की सीटें कितनी हैं 2-2। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है लद्दाख। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो एक एक लोकसभा सीट रखते हैं। सिक्किम कम है, यहाँ पर एक ही है मात्र, नागालैंड एवं मिजोरम। 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो एक एक लोकसभा सीट रखते हैं। लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी, ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ एक एक लोकसभा की सीट है। भारत के कुल 3 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा की एक एक सीट रखते हैं। अनुच्छेद 81(2) के अनुसार लोकसभा में स्थानों का आवंटन 1900 क्षेत्र की जनगणना के आधार पर होगा। और लोकसभा का चुनाव देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, जो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान एवं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव व्यवस्था की तुलना देखिए, एक तो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली और एक होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो होती है वो संपूर्ण देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं और जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। जबकि आनुपातिक जो प्रणाली होती है इसमें किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। संपूर्ण देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के अंदर तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, जबकि इजराइल और नीदरलैंड के अंदर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। अब देखिए कुछ से मोस्ट बातें जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे मोस्ट हैं। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति यानी SC एवं अनुसूचित जनजाति ST के लिए जो सीटों का आरक्षण का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 में। यानी कुल लोकसभा की जो सीटें हैं 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। SC के लिए तो कितनी है? 84। SC के लिए जो रिजर्वेशन है आरक्षित सीटें लोकसभा के अंदर 84 है, जबकि कुल लोकसभा की 47 सीटें ST के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। SC की ज़्यादा है 84 और इसकी है ST की 47। लोकसभा की कुल 131 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी 84 को और इसको जोड़ लेंगे तो 131 सीटें होगी टोटल। कितनी होगी? 131, 84 प्लस 47। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 4 अनुसूचित जाति के लिए, राजस्थान की जो सीटें हैं ना लोकसभा की, उनमें से 4 तो अनुसूचित जाति SC के लिए और 3 अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित है। राजस्थान में से कितनी है? 7 सीटें आरक्षित है, रिजर्व है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति ST की सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं, 6 सीटें। भारत के 4 राज्य ऐसे जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा और सिक्किम के अंदर वहाँ पर एक भी सीटें आरक्षित नहीं है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि 2026 के पश्चात पहली जो जनगणना होगी अर्थात 2031 तक 7वीं जनगणना होगी, तब तक ये यथावत रहेगी। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार ये कहा था कि 2026 तक जो जनगणना होगी ना, उसके बाद में 26 के बाद में जो भी जनगणना होगी उसके तक जब तक ये संख्या जो की त्यों रहेगी। राजस्थान से कुल 35 सांसद निर्वाचित होते हैं। राजस्थान से कितने होते हैं? 35, यानी 25 तो इसके अंदर लोकसभा के अंदर, 10 उसमें राज्यसभा में। इनमें लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 10 सांसद निर्वाचित होते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा की जो सांसद थी कौन थी? गायत्री देवी, जो 1962 में स्वतंत्र पार्टी से थी। राजस्थान से सर्वाधिक 5 बार लोकसभा के सांसद बनने वाली महिला कौन थी? वसुंधरा राजे। राजस्थान से अनुसूचित जाति की यानी SC की प्रथम महिला लोकसभा की सांसद कौन थी? सुशीला बंगारू, 2004 में जालोर से थी।
राजस्थान से अनुसूचित जनजाति एसटी की प्रथम महिला लोकसभा सांसद उषा देवी मीणा सवाई माधोपुर से 1996 में थी। राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा के सदस्य नाथूराम मिर्धा बने थे। अनुच्छेद 82 के अंदर प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन अर्थात अनुच्छेद में परिसीमन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 82 में किसका उल्लेख है? परिसीमन का। और परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश से होता है परिसीमन। इसका अध्यक्ष भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग द्वारा सीमांकन किया जाएगा। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। अब तक कितनी बार आयोग का गठन हो गया? परिसीमन आयोग का गठन 4 बार हुआ है। एक तो 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। इस प्रकार से 2002 के अंदर जो था सबसे नवीनतम है ये और अध्यक्ष इसके कुलदीप सिंह थे। तो इस तरीके से 4 बार अब तक परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। 87वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमांकन 2001 की जनगणना के अनुसार कराने का प्रावधान किया गया। परिसीमन आयोग का निर्णय अंतिम होता है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट संसद में रखी जाती है लेकिन संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। यानी परिसीमन आयोग ने जो निर्णय दे दिया ना कि भाई जिस क्षेत्र में होकर के ये लोकसभा रहेगी, ये विधानसभा रहेगी, तो इसी का निर्णय अंतिम होता है। संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 83 के अंदर सदन के सदनों की अवधि कि इस अनुच्छेद में कार्यकाल जो होता है, अवधि जो होती है उसका, कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। कब से? प्रथम अधिवेशन से। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है पद ग्रहण से लोकसभा, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वेरी मोस्ट कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो राज्यसभा होती है ना, इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। कितने साल बाद में? 2 साल बाद में। हर प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य इसमें रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त, और उनके स्थान पर नए का चयन कर लिया जाता है। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार घोषणा करने पर, यह बात वेरी मोस्ट है, आप ध्यान से देखेंगे इसको, कि आपातकाल के समय लोकसभा का जो कार्यकाल है एक बार घोषणा करने पर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। कितने समय के लिए बढ़ा दिया जाता है? 1 साल के लिए। आपातकाल समाप्त होने के बाद बढ़ाई गई अवधि 6 माह तक रह सकती है और उससे अधिक नहीं। इस प्रकार 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। आपसे यदि पूछ लिया जाए किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो 5वीं लोकसभा यानी 75-76 में, 75-76 और 76-77 इसमें कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक कार्यकाल वाली लोकसभा थी ये 5वीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4+2, 42 में कितने आते हैं? 4+2 यानी 6 आएगा लास्ट में, 76, और 44वां में 4+4 अर्थात 78। 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 78 द्वारा पुनः लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। वेरी मोस्ट है ये बात कि 42वां संविधान संशोधन में तो इसका कार्यकाल लोकसभा का बढ़ा दिया, 6 वर्ष कर दिया गया था, और 44वें संविधान में संशोधन में 1978 में लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया। अनुच्छेद 84 जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, योग्यता से संबंधित है। संसद का सदस्य सांसद बनने की योग्यता देखिए कौन कौन सी है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। यानी लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष और राज्यसभा का यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित है। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, वह लाभ के पद पर ना हो, वह मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित ना हो, उसे न्यायालय द्वारा 2 से अधिक वर्ष की सजा ना सुनाई हो और भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त ना किया गया हो। एक व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी सीटों से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है? 2 सीटों से। देखिए लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंदर है और राज्यसभा 80 के अंदर है। लोकसभा प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं जबकि राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन कहते हैं। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। निर्वाचन लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से होता है
और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है लोकसभा का और राज्यसभा का 6 वर्ष। सीटें लोकसभा में 552 और इसमें 250, वर्तमान में 245 हैं राज्यसभा के अंदर और लोकसभा में 543 हैं। तो इस तरीके से अपन ने तुलनात्मक अध्ययन किया राज्यसभा और लोकसभा का। अनुच्छेद 85 के अंदर देखिए, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन करने की उल्लेख है इसके अंदर कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है। सत्र आहूत, आहूत यानी बुलाना। राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र बुला सकता है, सत्र आहूत कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति संसद का सत्र समाप्त कर सकता है, सत्र अवसान। समाप्त करने को क्या कहेंगे? अवसान। और बुलाने को क्या कहेंगे? आहूत। तो सत्र आहूत भी राष्ट्रपति कर सकता है और सत्र का अवसान भी राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत भी करेगा। अब देखिए संसद के सत्र कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं संसद के। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और जिसको ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहते हैं, और अंतिम होता है शीतकालीन सत्र। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, जैसे पहला सत्र चल रहा है कौन सा? बजट वाला, जो हमारे मार्च में चलता है, फरवरी मार्च के अंदर। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी सत्र चले ना उसमें 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में 3 सत्र होना अनिवार्य है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के अंदर जो भी सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा, इनका सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा में करता है और राज्यसभा में सभापति करता है। यानी सत्र को बुलाता तो राष्ट्रपति है दोनों के अंदर, लेकिन जो अध्यक्षता करता है लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में ओम बिरला है, और राज्यसभा के अंदर अध्यक्ष सभापति करता है, हरिवंश राय। संसद, लोकसभा या राज्यसभा का सत्र समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद का जो सत्र होता है लोकसभा का और राज्यसभा का, वो समाप्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगित लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा को तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष स्थगित, और राज्यसभा के अंदर सभापति करता है। ये दोनों प्रश्न जो है बातें मोस्ट हैं। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति किसी सदन का सत्र आहूत व सत्र अवसान केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। अपन अलग से डिसीजन नहीं लेता, राष्ट्रपति अकेला ही केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है मंत्रियों की, उसी की सलाह पर वो करता है। राष्ट्रपति किसी सदन का सत्र आहूत व सत्र अवसान केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। सदन को कुछ मिनट, कुछ घंटे और कुछ दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इसे साइन डाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइन डाई। मतलब संसद का जो सत्र चल रहा है उसको कुछ समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया तो इसे साइन डाई कहते हैं। सत्र अवसान देखिए और स्थगन। सत्र अवसान तो राष्ट्रपति करता है, स्थगित इसको लोकसभा अध्यक्ष करता है, और इसमें सत्र के साथ साथ बैठके जो समाप्त है, इसमें सत्र समाप्त नहीं होता, केवल उस दिन की हो जाती है। मतलब बैठक समाप्त होती है, मतलब जो सत्र का जो स्थगन होता है ना, वो 1 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए होता है। अनुच्छेद 86 में देखिए सदन में अभिभाषण, अनुच्छेद 86 में किसका वर्णन है? अभिभाषण का, और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। अभिभाषण किसे कहते हैं? कि जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है उसके द्वारा जो लिखा गया जो भाषण है और उसको पढ़ करके राष्ट्रपति उसमें लोकसभा में पढ़ता है, और यही अभिभाषण कहलाता है, जिसका अनुच्छेद 86 में वर्णन है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार है 86 के अंदर। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्र की मंत्रिमंडल। जब राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में लंबित हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति को संदेश मिलने पर अध्यक्ष द्वारा लोकसभा को संदेश पढ़कर सुनाएगा। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 87 देखिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 86 में तो अभिभाषण होता है
और 87 के अंदर विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से समवेत करके अभिभाषित कर सकता है। मतलब दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ सामूहिक रूप से समवेत रूप से किसमें, अनुच्छेद 87 में, और संसद को उसके आह्वान का कारण भी बताएगा। अब ये दो समय होता है। एक तो जब आम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक में देता है इस तरह का भाषण, या फिर बजट सत्र के प्रारंभ में देता है। अनुच्छेद 88 देखिए आगे, संसद के दोनों सदनों के प्रति मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि संसद के किसी भी सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में भाग तो ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। जो महान्यायवादी होता है ना, वो बैठक में भाग तो ले लेगा लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। और उन्हें संसद की किसी समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं। मंत्री उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। अनुच्छेद 89 देखिए, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों का वर्णन है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद का उल्लेख है 89 के अंदर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अब देखिए सभापति तो किसको कहेंगे, जो उपराष्ट्रपति है ना, और उपसभापति, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ये सभापति, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता। जबकि उपसभापति जो होता है ये राज्यसभा का सदस्य होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सभापति की आयु यानी उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष और उपसभापति की आयु 30 वर्ष होती है। सभापति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। सभापति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जबकि राज्यसभा के वर्तमान राज्य सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एसवी कृष्णमूर्ति राव, जबकि वर्तमान में राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश सिंह नारायण हैं। अनुच्छेद 90, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, इसका वर्णन है अनुच्छेद 90 में। सभापति एवं उपसभापति का पद निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है, एक तो त्यागपत्र देने पर, या हटाए जाने पर, या निधन होने पर। अब त्यागपत्र देखिए किसको देंगे, उपसभापति जो होता है अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति तो किसको देगा, सभापति को। और सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सभापति किसको देता है, राष्ट्रपति को। ये वेरी मोस्ट है दोनों बातें, कि उपसभापति तो अपना त्यागपत्र सभापति को देता है और सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। हटाने पर, सभापति को हटाने वाला प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है। सभापति को हटाएंगे तो पहले प्रस्ताव लोकसभा में नहीं जाएगा, राज्यसभा में, और 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा यदि उसको बहुमत से पारित कर दे तो लोकसभा में जाता है, और यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे तो सभापति को पदमुक्त माना जाता है। जब सभापति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है तो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में अर्थात सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। अनुच्छेद 91 में देखो, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यदि सभापति एवं उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्यसभा में से ही व्यक्ति कार्यभार संभालेगा। राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति अनुपस्थित रहता है तो उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है। यदि बैठक में सभापति व उपसभापति दोनों अनुपस्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों और अवधारित किया जाए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 92, इसमें देखिए जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन नहीं होना, ये इसमें वर्णन है। यानी कि जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा तब वह बैठक एवं चर्चा में तो भाग ले सकता है लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता वो अध्यक्ष उसका। अनुच्छेद 93 में देखिए लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चयनित होते हैं। क्या होते हैं ये? चयनित, निर्वाचित नहीं, चयनित होते हैं, इनका चयन किया जाता है उनमें से। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी?
25 वर्ष होनी चाहिए उनकी। कार्यकाल इनका 5 वर्ष पद ग्रहण से होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा होने पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 18वीं यानी कि वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं, कोटा बूंदी से सांसद हैं ये। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष M.A. आयंगर थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़। कौन थे? बलराम जाखड़, जिनमें सर्वाधिक बल था। बलराम यानी सबसे ज़्यादा राम था इनके अंदर बल का। ऐसे थे सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा के अध्यक्ष। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम न्यूनतम, नीलम कौन थे? निर्विरोध जो निर्वाचित हुए थे ना, वही थे। K.S. हेगड़े ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व लोकसभा के अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे थे। K.S. हेगड़े ऐसे व्यक्ति थे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व लोकसभा के अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा में 2009 में थी। दूसरी महिला लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा में 2014 में बनी थी। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष P.A. संगमा 1996 में। अब तक राजस्थान के 2 सांसद लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, एक तो बलराम जाखड़ और एक ओम बिड़ला। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1956-54 में JB कृपलानी द्वारा, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। अब देखिए लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन बने थे? M.A. आयंगर, G.S. ढिल्लोन, बलराम जाखड़, G.M.C. बालयोगी और ओम बिड़ला ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार लगातार लोकसभा के अध्यक्ष बने। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इस पद की शपथ नहीं लेते हैं। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, जबकि सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? सांसद के रूप में। अर्थात वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। लोकसभा का अध्यक्ष के चयन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ये लोकसभा का जो अध्यक्ष का चयन होता है ना, तो उसकी तिथि कौन करता है? राष्ट्रपति तय करता है। अध्यक्ष की तो राष्ट्रपति द्वारा और उपाध्यक्ष की लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के उपाध्यक्ष की चयन की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी जब अध्यक्ष बनाना होता है ना, तो पहले राष्ट्रपति कर लेता है, उसकी तिथि होता है, और जब अध्यक्ष ही बन गया तो फिर अध्यक्ष की तो जिम्मेदारी किसकी होती है? उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी लोकसभा के अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य आप सभी जानते होंगे कि लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करना, संचालन के लिए नियम बनाना, विधियाँ बनाना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये RPSC ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी ओम बिड़ला जी। लोकसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य करना लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर होता है वो इसका डिसीजन करता है। जब मत बराबर हो जाए उस स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ये भी इसका पावर है। कोरम यानी गणपूर्ति 1/10 जब पूरा नहीं होता है तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकता है। ये इसका पावर है। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक जो होती है दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की, तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, यानी जो कार्यवाही चल रही है उसको स्थगित कर सकता है ये बीच में। लोकसभा की संसदीय समितियों के जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब देखिए प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो आप सभी जानते होंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी सबसे पहले किसी काम की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी से ही करते हैं हम, गजानंद जी से, है ना। तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये थे सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष। M.A. आयंगर, फिर दूसरी लोकसभा में M. अनंत सैनम आयंगर थे। तीसरी में सरदार हुकुम सिंह थे। चौथी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी, सरदार गुरुदयाल सिंह ढिल्लो 2 थे। पाँचवीं लोकसभा में सरदार गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और बलीराम भगत थे। छठी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी, K.S. हेगड़े। सातवीं लोकसभा में बलराम जाखड़। आठवीं लोकसभा बलराम जाखड़ 85 से 89 तक थी। नवीं लोकसभा रवि राय 89 से 91। 10वीं लोकसभा में शिवराज पाटिल। 11वीं लोकसभा में P.A. संगमा। 12वीं में G.M.C. बालयोगी। 13वीं लोकसभा में G.M.C. बालयोगी मनोहर जोशी। 14वीं में सोमनाथ चटर्जी। 15वीं लोकसभा मीरा कुमार 2009 से 2014 में।
16वीं में सुमित्रा महाजन, तो ये मीरा कुमार सुमित्रा महाजन दोनों महिलाएं थी ये। ओम बिरला 17वीं लोकसभा में 19 जून 2019 से लगातार है ये, और 18वीं लोकसभा में वर्तमान में भी ओम बिरला है। अनुच्छेद 94 देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, एक दूसरे को देते हैं ये। और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था शायद 2010 की सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था। अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को दे देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। हटाना, यदि लोकसभा का तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है इनको। लोकसभा के भंग होने के बाद भी आगामी लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक ये लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा, यानी जब भी अगली बैठक होगी ना उस तक। अनुच्छेद 95 के अंदर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्तियाँ होती है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है और उसका पीठासीन व्यक्ति कोई नहीं है तो उसका वर्णन है। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख इस अनुच्छेद में 97 में। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? संसद। कौन करती है? संसद करती है। और इनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। किस में से दिए जाते हैं? संचित निधि में से। इनके वेतन भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2 में, वेतन 2 तो 2 में है इनका, अनुसूची 2 में इसका वर्णन है। लोकसभा का अध्यक्ष को 4 लाख रुपए मिलते हैं वर्तमान में वेतन, लोकसभा का उपाध्यक्ष का वेतन 3.5 लाख, राज्यसभा के सभापति का 4 लाख और राज्यसभा के उपसभापति का 3.5 लाख रुपए वेतन भत्ते के रूप में मिलते हैं इनको। अनुच्छेद 98 में संसद का एक सचिव वाला होना। अब देखिए, लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव जो होता है, इन दोनों की तुलना करेंगे। लोकसभा का महासचिव लोकसभा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है और राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। लोकसभा के प्रथम महासचिव एम.एन. कौल थे और राज्यसभा के प्रथम महासचिव एस.एन. मुखर्जी थे। लोकसभा के वर्तमान महासचिव है उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के वर्तमान महासचिव हैं पी.सी. मोदी। लोकसभा की एकमात्र महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी, जबकि राज्यसभा की एकमात्र महासचिव वी.एस. रमा देवी थी। अनुच्छेद 99 में देखिए, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इनमें सांसदों की शपथ का उल्लेख है। प्रत्येक सांसद संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख है। प्रोटेम स्पीकर कैसा होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। ये क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्य में यहाँ राज्यपाल। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है इनको। सबसे वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। सत्ता पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का भी हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर का पद केवल लोकसभा में ही होता है, उसका पद। अब प्रोटेम स्पीकर के कार्य देखिए। प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है। जो भी नए निर्वाचित होते हैं सांसद, उनको शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन तक लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना। जब तक लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं होता है तब तक लोकसभा का संचालन कार्यवाही का कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जी.वी. मावलंकर थे। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार सिंह थे। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, यानी जो वर्तमान में चल रही है 18वीं, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि महताब। ये कटक लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं और 7वीं बार लोकसभा के सांसद बने हैं। अनुच्छेद 100 इसका संबंध है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 101 में वर्णन है निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग। लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 101 में
102 में देखिए, संसद के किसी सदन की सदस्यता में से कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। यदि कोई व्यक्ति जिसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और मत देने का हक नहीं था फिर भी भाग लिया तो संसद भी कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी। 103 में वर्णन है गणपूर्ति या कोरम। बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्य जो है वो सदस्यों की आवश्यकता होती है और उस सदस्य संख्या को कोरम कहा जाता है। गणपूर्ति के सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। 104 में वर्णन है यदि बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं हो तो अध्यक्ष या सभापति अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक गणपूर्ति न हो जाए। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना। दोहरी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहेगा, और 10 दिन के अंदर सूचना नहीं देता है तो उसकी राज्यसभा सीट रिक्त मानी जाएगी। उच्च सदन वाली सीट है उसको रिक्त माना जाएगा। अगर किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन का स्थान रिक्त माना जाएगा, पहले वाले का। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन की 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट से त्यागपत्र दे देना होता है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाती है। कोई व्यक्ति एक ही समय में सांसद और राज्य विधानमंडल यानी विधायक का सदस्य चुना जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल यानी एमएलए की सीट से त्याग पत्र देना होता है, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। त्याग पत्र देखिए, सांसद यदि लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र देते हैं तो उनकी सीट रिक्त मानी जाएगी। अनुपस्थित होने पर यदि कोई सांसद सदन को बिना सूचित किए लगातार 60 दिन तक सदन की बैठकों से अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। कितने दिन तक? 60 दिन तक अगर लगातार कोई सांसद अगर अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसकी भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। सर्वप्रथम 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा के सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था। 60 दिनों की गणना में स्थगन या 17 अवसान की लगातार से अधिक दिनों की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी 17 अवसान की लगातार 4 से अधिक दिनों की अवधि को शामिल नहीं किया जाता। यदि न्यायालय चुनाव को अमान्य घोषित कर दे तो सीट रिक्त मानी जाएगी। सदन से निष्कासित करने पर सीट रिक्त मानी जाएगी, और यदि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बन जाता है तो सीट उसकी रिक्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 102 ये सदस्यता के लिए निर्भरताएँ इसके अंदर है। अनुच्छेद 102 के अंदर यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। 103 में चुनाव में भ्रष्टाचार। अनुच्छेद 102(1) के आधार पर सांसदों को अयोग्य राष्ट्रपति घोषित करता है, यानी चुनाव में कोई भ्रष्टाचार के आधार पर जो सांसद होते हैं उनको अयोग्य कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 102(1) के तहत। अनुच्छेद 103 में भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके करता है। अनुच्छेद 104 बिना शपथ लिए ही या अर्हित न होते हुए या संसद निर्हिता किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति है। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार, इनका वर्णन इसके अंदर किया गया है कि महान्यायवादी जब तक पद पर बना रहता है तो उसे सांसदों के समान ही विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं, यानी सांसदों के वेतन भत्तों का उल्लेख। पेंशन अधिनियम 1954 के तहत इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, और वर्तमान में सांसद को 1 लाख रुपये, चुनाव क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये मिलते हैं, और कार्यालय का खर्चा 60,000 रुपये, दैनिक भत्ता 200 रुपये, और मुफ्त आवास, टेलीफोन, यात्रा, स्वास्थ्य खर्चा आदि इनको सुविधाएं दी जाती है अनुच्छेद 106 के तहत। अनुच्छेद 107 में विधेयकों के पूरा स्थापना और पारित किए गए जाने के संबंध में। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किसमें? 108 में। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति होती है, और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किससे लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों में मतभेद, गतिरोध की परिस्थितियों में यह अधिवेशन बुलाया जाता है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे तो उस समय ये बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। एक सदन ने कोई ऐसा संशोधन किया जो दूसरे सदन को स्वीकार्य नहीं है, तब भी बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है
तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा, और यदि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति तीनों अनुपस्थित हैं तो दोनों सदनों में से चयनित वरिष्ठ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाती है। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। अब तक कितनी बार बुलाया गया? संयुक्त अधिवेशन 3 बार। दहेज रोकथाम विधेयक जो था 1961 में, दहेज रोकथाम विधेयक 1961, ये 6 एवं 9 मई को 1961 में। राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। दूसरा था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। तीसरा था आतंकवाद निवारक विधेयक पोटा 2002 में, KR नारायण उस समय राष्ट्रपति थे और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक के मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। इसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है क्योंकि ये मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक किसके द्वारा? मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन बाद स्वतः पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। इस धन विधेयक में राज्यसभा के मुकाबले लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, अर्थात निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, अर्थात पॉकेट वीटो, और आत्यांतिक वीटो का प्रयोग धन विधेयक पर कर सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बन जाता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अब देखो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में या धन विधेयक में क्या अंतर है। इसे संसद के साधारण विधेयक जो होता है इसको तो संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा में रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है। साधारण विधेयक जो होता है राज्यसभा से अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन जो धन विधेयक होता है इस पर राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है इसको। संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पर तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जबकि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। साधारण विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार एवं संशोधन कर सकती है, धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन एवं इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। साधारण विधेयक जो होता है वो मंत्री और गैर मंत्री द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक तो मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा धन विधेयक के बारे में और साधारण विधेयक के बारे में। अब देखिए अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है कि भारत की संचित निधि पर भारित समस्त व्यय की घोषणा 110(2) में। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति के इसमें जो राष्ट्रपति के वीटो पावर का उल्लेख है, राष्ट्रपति की विधि बनाने की, कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 111 में। विधेयक कच्चा प्रारूप होता है। सामान्यतः विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक जो मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है, एक गैर सरकारी विधेयक जो मंत्रियों के अलावा अन्य सांसदों यानी सत्ता या विपक्ष द्वारा भी लाया जाता है। अब देखिए वीटो जो होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर किसी विधेयक पर अपना निर्णय देना होता है, वो इसका प्रयोग करता है। जैसे वीटो शब्द जो है लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ निषेध या मना करना होता है। वीटो का क्या अर्थ होता है? निषेध या मना करना। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर है। एक है निलंबनकारी वीटो, पुनर्विचार हेतु लौटाना, आत्यांतिक वीटो, अंतिम रूप से मना कर देना, और पॉकेट वीटो यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। पॉकेट में अपनी जेब में ही सब कुछ लेकर के चलना, ये होता है। आत्यांतिक वीटो का मतलब होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से स्पष्टतया मना कर दे तो उसे आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? आत्यांतिक वीटो।
तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने देखा संसद के बारे में। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपनी तैयारी को बार बार परखें, मजबूत करें। और जितना प्रैक्टिस आप करोगे, बार बार जितना वीडियो को आप देखोगे, सुनोगे, तो उतनी अच्छी हमारी तैयारी के अंदर चार चांद लगेंगे, परिपक्वता आएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।